नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अलंकार ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि है समास। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी क्यों न कर रहे हो, इससे संबंधित 1 से 2 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, समास होता क्या है? समास 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। समास मैंने कहा शब्दों के मेल से। देखिए, कुछ बच्चे संधि और समास में कंफ्यूजन रहते हैं। देखिए, जो संधि होता है वर्णों का मेल, वर्णों के मेल। जैसे इसके उदाहरण लें तो उदाहरण में विद्या, धन, आलय बराबर हो गया विद्यालय। यहाँ क्या हो रहा है? 2 वर्णों का मेल हो रहा है। विद्या में अंतिम जो वर्ण आ रहा है आ, और इसका जो अंतिम जो शब्द है, इस शब्द का प्रारंभ में आ रहा है आ, तो ये दोनों मिलकर आ और आ, ये दोनों वर्ण मिलकर बन जाते हैं आ, तो इससे ये शब्द बन गया विद्यालय। ठीक उसी प्रकार समास में क्या होता है? समास में होता है 2 शब्दों का मेल, 2 या 2 से अधिक शब्दों का मेल होता है। उदाहरण के लिए जैसे हम ले सकते हैं काली मिर्च, काली और मिर्च को जोड़ेंगे तो ये बन जाता है काली मिर्च। माखन चोर, ये हो जाता है माखन चोर। देखिए, समास में शब्दों का मेल हो रहा है जबकि संधि में वर्णों का मेल होता है। इसी से बच्चे जो है कंफ्यूजन में रहते हैं। तो मुझे लगता है कि अब से बच्चों को इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं समास। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना या छोटा करना। जैसे एक वाक्य है राजा का पुत्र, तो ये जो वाक्य है इतना को हम लोग ना लिख के छोटा रूप में लिखते हैं राजपुत्र। ठीक उसी प्रकार देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति देशभक्ति, युद्ध के लिए भूमि युद्ध भूमि। अब देखते हैं समास विग्रह। समास विग्रह क्या होता है? जब समास के संयुक्त पदों को पृथक पृथक किया जाता है या अलग अलग किया जाता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। समास विग्रह का उदाहरण है जैसे विद्यालय, तो विद्यालय का समास विग्रह हो जाता है विद्या के लिए आलय। ठीक उसी प्रकार यथाशक्ति, यथाशक्ति का हो जाता है शक्ति के अनुसार। ये इसका समास विग्रह है। अब हम इसके समास के भेदों को बारे में बात करेंगे। समास के भेद की बात करें तो समास के कुल 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठवां बहुब्रीहि समास। इस प्रकार से कुल समास के 6 भेद होते हैं। अब देखिए, अव्ययी भाव समास होता क्या है? देखिए, वह समास जिसका पहला पद उपसर्ग या अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उपसर्ग, उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं, वे उपसर्ग होते हैं। तथा प्रत्यय वह शब्द होता है जो किसी शब्द के अंत में जुड़ता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। देखिए, इसको पहचानने का तरीका क्या है? अव्ययी भाव समास को जिस भी शब्द के पहले या आगे आपको आ, यथा, प्रति, बे, भर, हर इस प्रकार के शब्द दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा कि वह जो है अव्ययी भाव समास है। जैसे उदाहरण के लिए आजन्म, आया ना, आजन्म, आप मरण, प्रतिदिन, प्रति माह, यथा शक्ति, यथा शीघ्र, गांव गांव, गांव गांव माने प्रत्येक गांव, घर घर, प्रत्येक घर, रातों रात, रात ही रात में। इसी प्रकार से भरपेट, भर पेट, आया भर, बेरहम, बिना रहम के, बेखटके, बिना खटके, बेकाम, बिना काम के। इस प्रकार के जो भी शब्द यदि आपको दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा कि वह जो अव्ययी भाव समास है।
समास का दूसरा प्रकार है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है? वह समास जिसका द्वितीय पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का लोप हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। देखिए, कोई भी समास हो उसमें दो पद होता है, एक तो प्रथम पद और दूसरा होता है द्वितीय पद। प्रथम पद को पूर्व पद भी कहा जाता है तथा द्वितीय पद को उत्तर पद भी कहते हैं। अब देखिए कारक चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से या करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर। देखिए ये जो विभक्ति चिन्ह है इसका तत्पुरुष समास में कहीं न कहीं लोप होता है। देखिए उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे माखन चोर, माखन चोर माखन को चुराने वाला, को, यहाँ देखिए विभक्ति चिन्ह है को। माखन का संबंध क्या है कि माखन को चुराने वाला व्यक्ति की बात कर रहा है, तो माखन चोर। जैसे चिड़िया, चिड़िया को मारने वाला, चिड़ी मार। रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई घर। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, जेब कतरा। इसमें क्या है? विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। दूसरा चीज, इसमें यदि माखन चोर है तो माखन चोर में, माखन चोर में इसका जो प्रथम पद है माखन, माखन चूंकि निर्जीव वस्तु है तो इसलिए वह पद जो है गौण है और पहला पद, जबकि माखन को चुराने वाला जो चोर है वो प्रधान है। ये मुख्य है, मुख्य बात कर रहा है कि माखन को चुराने वाला इस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो ये जो हो जाएगा प्रधान हो जाएगा और ये जो माखन हो जाएगा ये आपका गौण हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों हम लोग का जो अगला समास है वो है कर्मधारय समास। देखिए कर्मधारय समास क्या होता है? जिस समास में प्रथम पद विशेषण तथा द्वितीय पद विशेष्य हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे देखिए कर्मधारय समास में प्रथम पद, दो पद होते हैं, एक तो प्रथम पद और दूसरा द्वितीय पद। प्रथम पद जो होता है विशेषण होता है जबकि द्वितीय पद विशेष्य होता है। और विशेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं और जिसकी विशेषता बताई जा रही हो उसे विशेष्य कहते हैं। अब देखिए इसको कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे उदाहरण है नीलकंठ, नीला है जो कंठ, ये जो है प्रथम पद जो नील है ये क्या है? विशेषण है और कमल जो है विशेष्य है, तो उस कमल की विशेषता बताई जा रही है कि वो जो कमल है वो नीला है। दूसरा कमल नयन, कमल के समान नयन, कमल नयन। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, नीलकंठ। श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर अर्थात सफेद है जो अंबर, श्वेतांबर। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। इस प्रकार से कुछ कर्मधारय समास उदाहरण है। अब हम लोग को देखते हैं द्विगु समास। देखिए द्विगु समास होता क्या है? वह समास जिसका प्रथम पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। देखिए द्विगु समास होने के लिए आपको दो बातें, द्विगु समास को पहचानने के लिए आपको दो बातों का ध्यान रखना होगा। पहला तो आप जो शब्द देखते हैं उसमें जो शब्द का क्या होना चाहिए? पहला तो संख्यावाची होना चाहिए प्रथम शब्द, और दूसरा चीज उस शब्द से किसी समूह या समाहार का बोध होना चाहिए, तभी वो द्विगु समास होगा। ठीक है, देखिए उदाहरण देखते हैं इसका। जैसे तिरंगा, तिरंगा में प्रथम पहले में क्या है? तिरंगा, तीन। ठीक है, तो तीन रंगों का समाहार। दूसरा है नवग्रह, नवग्रह अर्थात नौ ग्रहों का समाहार, नौ ग्रहों का समाहार। नवरत्न, नौ रत्नों का समाहार। ठीक है, नौ रत्नों का समाहार। उसी प्रकार है दोपहर, दोपहर जैसे कि दो पहरों का समाहार है। त्रिभुवन जो है उसमें तीन भवनों का समाहार है। पंजाब जो है पांच आबों का समाहार है। तो आपको जो है द्विगु समास समझ में आ गया होगा। तो अगला समास है हमारा द्वंद्व समास। देखिए द्वंद्व समास क्या होता है? वह समास जिसका प्रथम पद तथा द्वितीय पद दोनों प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। देखिए जो द्वंद्व है, द्वंद्व उसका शाब्दिक अर्थ जो होता है, द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ा, जोड़ा में होना। द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ है कि जोड़ा में होना। जैसे माता पिता,
माता पिता जैसे जोड़ा में है, भाई बहन, दिन रात, ये सब देखिए जोड़ी में है। तो यही क्या है, द्वंद्व समास होता है, जिसमें आपका जोड़ी का बोध हो तो उसमें द्वंद्व समास होता है, पहला चीज। दूसरा, विपरीत शब्द होते हैं। देखिए माता और पिता दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो विपरीत शब्द होना चाहिए। तीसरा, दोनों शब्दों के बीच योजक चिन्ह होना चाहिए। तो यदि ये तीन बातें आपको दिखाई दे तो समझ जाइएगा कि ये जो आपका द्वंद्व समास है। जैसे यदि आपको रात ही रात दिखाई दे, रात रात, या दिन दिन, तो उसमें किसमें बात कर रहा है कि रात और रात, मतलब प्रत्येक रात की बात कर रहा है। दिन और दिन, प्रत्येक दिन की बात कर रहा है, यहाँ पे प्रत्येक का बोध हो रहा है। ठीक है, ये दोनों विपरीत न होकर समान है। इसमें जो है प्रत्येक रात और प्रत्येक दिन की बात हो रहा है, तो ये जो हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। तो इसको देख के आपको जो है ना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर समान हो शब्द तो हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास, यदि आपका जो विपरीत शब्द है तब वो हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। अब इसके उदाहरण देख लीजिए, जैसे माता और पिता है, तो माता और पिता, बीच में क्या है, योजक चिन्ह। जब हम योजक चिन्ह हटाते हैं और किसी समासिक पद का विग्रह करते हैं तो वहां और लग जाता है या तथा लग जाता है। जैसे भाई बहन, भाई और बहन, राधा कृष्ण, तो राधा और कृष्ण, दिन रात, दिन और रात, लेन देन, लेन तथा देन, लेन और देन, पाप पुण्य, पाप और पुण्य। कुछ इस प्रकार से आप जो है द्वंद्व समास को आसानी से पहचान सकते हैं। जब भी आपको इस प्रकार से ये तीन चीजें यदि दिखाई दे तो समझ जाइएगा कि द्वंद्व समास है। पहला तो जोड़ी का बोध होना चाहिए, दूसरा शब्द जो हो विपरीत शब्द होने चाहिए, और तीसरा दोनों शब्दों के बीच कहीं न कहीं योजक चिन्ह होना चाहिए। तो आप समझ जाइए कि वह समास जो है द्वंद्व समास है। तो हम लोग का जो अगला समास है वो है बहुब्रीहि समास। देखिए बहुब्रीहि समास होता क्या है, वह समास जिसके दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि किसी अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है, तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। देखिए बहुब्रीहि समास में जो प्रथम पद होता है और द्वितीय पद, दोनों पदों की प्रधानता नहीं होती बल्कि ये दोनों मिलकर किसी अन्य पद की ओर संकेत करते हैं, तो वहाँ जो हो जाता है हम लोग का बहुब्रीहि समास। अब देखते हैं उदाहरण समझते हैं। जैसे उदाहरण है दशानन। दशानन, दस है आनंद जिसके, अर्थात रावण, उस रावण की विशेषता बताया जा रहा है यहाँ। इन दोनों पदों के द्वारा रावण की विशेषता बताई जा रही है कि रावण के 10 आनन हैं। ठीक उसी प्रकार से नीलकंठ, नीला है, नीला कंठ है जिसका, अर्थात शिव, शिव भगवान की यहाँ विशेषता बताई जा रही है। तीसरा है कमल नयन, कमल के समान नयनों वाला, अर्थात भगवान राम की बात की जा रही है। ठीक उसी प्रकार से चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, अर्थात विष्णु जी। पीताम्बर, पीला, पीले वस्त्रों वाला, जो पीले वस्त्र धारण करते हैं श्री कृष्ण भगवान, उसकी विशेषता बताई जा रही है। तो बहुब्रीहि जो समास होता है इसमें दोनों पदों की प्रधानता नहीं होती, किसी अन्य पद की ओर संकेत करते हैं। तो यही आपको जो पहचानने का तरीका है, जिसमें आपको लास्ट में जिसके, जिसका, वाला, वाला, वाले, ये सब दिखें तो आप समझ जाइएगा कि बहुब्रीहि समास है। अब देखिए क्या होता है, कुछ बच्चे जो है बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास को लेकर कन्फ्यूजन होते हैं। देखिए बहुब्रीहि जो समास है, जैसे उसका उदाहरण है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।